मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास टोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस ई लर्निंग पॉइंट जो प्लेटफॉर्म जो था, इस प्लेटफॉर्म पे अपन काफ़ी इंजॉय कर रहे हो आप। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि भी आप मेरे द्वारा जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो जो पढ़ा रहा हूँ मैं, आप बड़ी रुचि के साथ इन चीज़ों को समझ रहे हैं, साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन जो चर्चा कर रहे थे डेविड के व्यवस्था सिद्धांत को लेकर के, आज अपन उसी व्यवस्था सिद्धांत का एक अलग पार्ट है निरंतर प्रवाह का सिद्धांत। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये निरंतर प्रवाह का सिद्धांत क्या है, इसकी कुछ थ्योरी है। क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास नहीं चलेगी, ये बहुत ही छोटा सा सिद्धांत है जिसके आधार पे वो किस प्रकार से मांग, समर्थन, रूपांतरण प्रक्रिया है, ये किस प्रकार से इसको कंटिन्यूअस फॉलो भी कर सकते हैं अपन, जिसके आधार पे इन चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। चलो अपन यहाँ निरंतर प्रवाह के सिद्धांत पे आने से पहले, यानी इस सिद्धांत को शुरू करने से पहले, जो अपने पूर्व में डेविड का जो व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा था, उस व्यवस्था सिद्धांत के जो मैंने भाग बताए थे, एक बार अपन हल्का सा उनका एक रिवीजन जो है वो यहाँ पे अपन करने का प्रयास करते हैं कि जो डेविड का जो व्यवस्था सिद्धांत था, क्योंकि आपने इससे पूर्व आपने वो वीडियो जरूर देखा है और उस वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि व्यवस्था सिद्धांत के अंदर जो इसके भाग जो थे वो कौन कौन से उन्होंने बताया था। अर्थात व्यवस्था सिद्धांत को दूसरा नाम भी दिया गया था आर्गत व निर्गत। आर्गत का मतलब इनपुट आउटपुट। तो यहां सबसे पहले नंबर अपन एक पे अपन किसको लेकर गए थे, वो था आर्गत। क्या था? आर्गत। अब इस आर्गत यानी कि इस इनपुट में डेफिनेशन जो था वो किन चीजों को इसमें शामिल करता है, तो अपन ने वहां पे देखा था कि जो पर्यावरण है उस पर्यावरण से मांग और समर्थन जो है वो पर्यावरण से उठते हैं। यानी कि इसमें वह शामिल करता है मांग प्लस समर्थन। किसको शामिल करता है? मांग प्लस समर्थन को शामिल करता है। और ये मांग और समर्थन जो है वो कहां से उठते हैं? पर्यावरण से। कहां से उठते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण को उसने समाज को संज्ञा दी थी। पर्यावरण किसको संज्ञा दी थी? समाज को संज्ञा दी थी पर्यावरण से। तो ये मांग और समर्थन जो है वो पर्यावरण से उठते हैं। और उसने बताया भी था ना कि समाज है, समाज से राजनीतिक जो व्यवस्था है वो इसका एक उपभाग है। तो समाज राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समाज को प्रभावित करती है। अपन ने ये पहले प्रीवियस क्लास में क्लियर कर लिया था। दूसरी चीज अपन ने देखी थी रूपांतरण प्रक्रिया। दूसरा क्या था? रूपांतरण प्रक्रिया। यानी एक सरकार है या अपन यूं कहें कि व्यवस्था जो होती है उसका एक प्रतीक है, सरकार के प्रतीक के रूप में देखते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो समाज यानी प्रीवियस से जो मांग और समर्थन उठ करके आते हैं उनको बदलने की प्रक्रिया, रूपांतरण प्रक्रिया जो होती है, यानी कोई मांग उठी, उस मांग में कितना समर्थन है समाज का और उसके बाद उसमें कोई निर्णय होता है, तो यहाँ एक रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये एक सरकार का प्रतीक था। किसका प्रतीक है ये? अपन सरकार का ही दे देते हैं, सरकार का प्रतीक है सर। ये रूपांतरण प्रक्रिया। तीसरे पार्ट में आपने क्या देखा था? निर्गत। निर्गत। और निर्गत में वो किसकी को शामिल करता है? नीतियां जो थी प्लस निर्णय। यानी कि निर्गत का होता है आउटपुट, और इसके अंदर में नीति और निर्णय को शामिल करता है कि किस प्रकार से किसी मांग के प्रति नीति बनती है और फिर उसके प्रति किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। तो ये निर्गत के अंदर आया था। फिर अपन ने देखा था चौथे पार्ट के रूप में, और चौथा पार्ट अपन ने देखा था यहां पे वो था आपका फीडबैक। फीडबैक ये किसका प्रतीक था? मीडिया का प्रतीक था। अर्थात यहां से जो निर्गत
यानी यहाँ निर्णय और नीति जो भी बनती है उससे यहाँ आगत यानी प्रीवियस जो है उस तक उन चीजों को पहुंचाने का कार्य जो होता है वो मीडिया करता है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट अपने देखा था पांचवा, और वो है पर्यावरण। पांचवा किसको माना था उसने? पर्यावरण। और पर्यावरण किसका प्रतीक है? समाज का प्रतीक है। पर्यावरण किसका प्रतीक है? समाज का। तो अब इससे ज्यादा सिंपल अगर आप ये देखें कि भाई इससे और ज्यादा अपन सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो इससे ज्यादा और सिंपल कुछ नहीं हो सकता सर। जितने व्यवस्था सिद्धांत को मैं सरल से सरल तरीके से आपके सामने आपको समझाने का प्रयास करने के लिए मैंने जो कार्य किया है, इससे ज्यादा और सरल कुछ नहीं हो सकता। ये है बस, इसी के आधार पे आप डायग्राम आसानी के साथ बना सकते हैं सर, और उसके आधार पे आप उन चीजों को जो है वो स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर्यावरण जो है वो किसका प्रतीक है? समाज का प्रतीक है। यहीं से मांग उठती है और यहीं से जो निर्गत के तौर पे जो नीतियां बनती हैं वो मीडिया के माध्यम से समाज तक पहुंचती है। बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है सर। आज अपन आगे का इसका जो सिद्धांत है निरंतर प्रवाह का सिद्धांत, जिसको कंटिन्यू फ्लो कहते हैं, उस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं, मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं खींचूंगा इसके संदर्भ में। निरंतर प्रवाह का सिद्धांत, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं? आप अपनी नोटबुक जो आपके पास है वो निकाल लीजिए, और मैं इसकी एक हल्की सी परिभाषा जो है वो आपको लिखा देता हूं। निरंतर प्रवाह का सिद्धांत, कंटिन्यू फ्लो जो है, इसको कंटिन्यू फ्लो भी कहा जाता है। इसमें क्या है? डेविड ईस्टन के अनुसार, इसमें लिख लीजिए आप, डेविड ईस्टन के अनुसार डेविड ईस्टन इसके बारे में क्या कहता है वो लिखिए। डेविड ईस्टन के अनुसार पर्यावरण से मांगों का उठना पर्यावरण से मांगों का उठना, पर्यावरण से मांगों का उठना, उन्हें समर्थन मिलना, पर्यावरण से मांगों का उठना, उन्हें समर्थन मिलना, फिर उन मांगों का रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से, फिर उन मांगों का रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से निर्गत में बदलना, आउटपुट में बदलना, निर्गत से
आउटपुट में बदलना और निर्गत का फीडबैक के माध्यम से बदलना और निर्गत का फीडबैक के माध्यम से पुनर्प्रवेश जो था पुनर्निवेश के माध्यम से पर्यावरण में पहुंचना, माध्यम से पर्यावरण में पहुंचना, पर्यावरण में पहुंचना और निर्गत की प्रतिक्रिया और निर्गत की प्रतिक्रिया और निर्गत की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मांगों का उठना, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। मांगों का उठना, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी कि आप डेविड स्टन का जो निरंतर प्रवाह का सिद्धांत है, कंटिन्यूअस फ्लो जो अपन कह रहे हैं इसको, फ्लो, कंटिन्यू फ्लो में कोई चीज चल रही है, तो यहां डेविड स्टन इसके बारे में क्या कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस लगातार जो है ये प्रक्रिया जो है सतत रूप में क्या है चलती रहती है। और उसके संदर्भ में उसने क्या कहा कि पर्यावरण से मांग का उठना, अपने को पता है कि मांग जो थी वो कहां से उठी, पर्यावरण से, समाज से। पर्यावरण जो है वो किसकी संज्ञा दी थी पर्यावरण के रूप में, समाज को। तो समाज से मांग का उठना और उस मांग को समर्थन मिलना। भाई मांग कैसी, मांग वो ज्यादा प्रभावशाली होगी जिस मांग के पीछे समर्थन जो है वो ज्यादा है। कोई मांग उठी, बहुत कम वर्ग है या बहुत कम हिस्सा जो है समाज का वो उसका समर्थन कर रहा है, और बड़ा जो भाग है वो उसका समर्थन नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस मांग में दम नहीं। तो यहां सरकार भी ये देखती है कि समाज से यानी पर्यावरण से जो मांग उठी, उस मांग के पीछे जो समर्थन है वो कितना है, कितना प्रभावशाली तरीके से उस मांग को रखा जा रहा है, कितनी तीव्रता के साथ उसकी मांग की जा रही है, उसमें कितना बड़ा भाग जो है उसके समर्थन में लगा हुआ है। तो यह मांग का उठना, समर्थन का मिलना, फिर उस मांगों का रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से निर्गत में बदलना। यानी रूपांतरण प्रक्रिया को अपन ने देखा था तीसरे पॉइंट के भाग के रूप में कि एक सरकार का प्रतीक होता है जहां मांग और समर्थन जो आते हैं उनका क्या होता है, रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से उस पर क्या होता है, निर्णय लिया जाता है। तो रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से यहां दे देते हैं, रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से निर्गत में बदलना। निर्गत यानी उस पर नीति बन रही है, उसके संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं, तो वो प्रभावशाली होगा, समर्थन ज्यादा होगा, तो तीव्र गति के साथ उस पर निर्णय लिया जाएगा। और निर्गत का फीडबैक के माध्यम से पर्यावरण में पहुंचना। अब यह निर्गत यानी क्या नीति बनी, क्या निर्णय लिया गया उसके संदर्भ में, ये फीडबैक के माध्यम से। फीडबैक के अंदर हमने किसको प्रतीक के रूप में रखा था, मीडिया, संचार के जो साधन है उनको रखा था। तो यहां से इनके माध्यम से ये चीज कहां पहुंचती है, पर्यावरण यानी समाज में पहुंचती है। इस सरकार के द्वारा आपकी जो मांग जो रखी थी उस मांग के प्रति रूपांतरण प्रक्रिया के बाद उस पर इस प्रकार की नीति का निर्माण किया जा रहा है। यानी नीति जो बनती है उसकी एक प्रारंभिक प्रोसेस जो होती है वो जन समुदाय के सामने मीडिया के माध्यम से पहले आ जाती है। तो यहां अब यहां क्या होता है कि जैसे ही पर्यावरण पहुंचती है, अब उस मांग के संदर्भ में सरकार की जो नीति बनी है या बन रही है वो नीति कैसी है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पुनः मांग उठती है। यानी निर्णय जो था वो सख्त कानून, सख्त नियम बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उसमें कुछ अपन कहेंगे स्थिरता दी है, कोई ना कोई उसमें कमियां रखी है, जानबूझ के रखो या कुछ भी हो। तो सरकार के संदर्भ में पुनः
उसी के संदर्भ में मांग जो है पुनः उठ खड़ी होती है कि नहीं, हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसा कानून, ऐसे नियम नहीं चाहिए, हमें तो वही नियम चाहिए, वही व्यवस्था चाहिए। तो इस प्रकार जैसे आप देख रहे हो वर्तमान के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान बिल लाया गया था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अब पुनः मांग किसानों के द्वारा पुनः मांग उठ रही है कि हमें यह कानून मंजूर नहीं है। किसानों के सदन में सरकार ने जो निर्णय लिया अब वो किसानों को मंजूर नहीं है। तो यहां पे वो क्या है, यहां इस प्रतिक्रिया स्वरूप पुनः मांग क्या है, उठ रही है, अर्थात उसमें बदलाव की मांग जो है वो की जा रही है। और ये प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है, कोई ना कुछ कमियां आती है, फिर मांग उठती है, फिर समर्थन मिलता है, फिर रूपांतरण प्रक्रिया चलती है, फिर नीति बनती है, फिर नियम बनते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर क्या है, चलती रहती है। तो इसे डेविड डिस्टिन का निरंतर प्रवाह का सिद्धांत जो है, इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मांग उठी, मांग को समर्थन मिला, ठीक है, और समर्थन के बाद आप यहां से इसमें देखते जाइए, मांग को समर्थन मिला, फिर रूपांतरण प्रक्रिया चली, और रूपांतरण प्रक्रिया के बाद फीडबैक, रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से निर्गत का फीडबैक आया, और फीडबैक से पुनः जो मांग है ये यहाँ पे आगत के रूप में जैसे मांग जो थी आगत के अंदर आई थी मांग और समर्थन को, तो यहाँ निर्गत, यहाँ नीति निर्णय जो बना रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से फीडबैक आया, फिर मांग उठी। तो ये जो प्रक्रिया जो है समाज के भीतर चलती रहती है, यानी फीडबैक है, फीडबैक के बाद पुनः ये किसमें आई, पर्यावरण में आई, यहाँ पर्यावरण लिख दीजिए। फीडबैक वापस कहां लेकर के आया था, पर्यावरण में, और पर्यावरण से पुनः क्या थी, मांग उठी थी, क्या है फीडबैक, और फीडबैक से पुनः कहां तक पहुंची थी, पर्यावरण तक। तो ये इसका वापस पर्यावरण लिख दिया था। तो मांग, समर्थन, रूपांतरण प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक, पर्यावरण, फिर मांग। तो ये जो प्रक्रिया चलती है इसको ये क्या कहते हैं, निरंतर प्रवाह का सिद्धांत, निरंतर प्रवाह का सिद्धांत कहा जाता है। तो आप देख लीजिए इस डायग्राम के माध्यम से, और इस परिभाषा को आप अच्छी तरीके से जो है वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो है उसमें डेविड डिस्टिन क्या कहता है, उसमें आता है कि मांग का नियामक तंत्र, मांग का नियामक तंत्र, मांग का नियामक तंत्र। इसमें भी आप लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि मांग का नियामक जो तंत्र है वो क्या होता है। इसमें क्या है, डेविड डिस्टिन का कहना है कि यदि मांग कम आती है, यानी कि मांग कम आती है, मान लीजिए यहां ये मांग है, ये 10% या 20% ही आ रही है सर, तो जैसे मांग कम आती है तो यहां व्यवस्था का ह्रास होता है, पतन होता है, यानी व्यवस्था के प्रति लोगों का कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए मांग नहीं उठ रही है कि हाँ इससे ये कार्य नहीं होगा, यह हमारी मांग को पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो मांग का कम आना व्यवस्था का ह्रास होता है, ये उसका संकेत है। कम मांग का आना व्यवस्था का ह्रास संकेत है। और यदि व्यवस्था में या व्यवस्था के समक्ष मांग ज्यादा आ जाए तो क्या होता है, तनाव आ जाता है। ज्यादा मांग आएगी तो उसमें उस व्यवस्था में तनाव आ जाएगा। इसलिए मांग को रोकने के लिए डेविड डिस्टिन जो है वो 4 प्रकार के नियामक तत्वों जो है, यहाँ नियामक तंत्र जो तत्व की बात कर रहा है, 4 प्रकार के नियामक तत्वों की बात करता है, जिसमें पहला राजनीतिक दल और दबाव समूह की बात करता है, दूसरे के तौर पे सांस्कृतिक गतिविधियां जो है, तीसरा जो होता है संप्रेषण गतिविधियां हैं, और चौथा जो होता है स्वयं रूपांतरण प्रक्रिया। यानी ये 4 नियामक तत्व हैं जो व्यवस्था में जो तनाव ना आए, मांग ज्यादा नहीं आ जाए, उन ज्यादा मांगों को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो यहाँ इस नियामक तत्व के अंदर आपको देखना है 4 चीजें हैं साहब, 3 और 4 चीजें हैं। पहला है राजनीतिक दल व दबाव समूह है, दूसरा है
सांस्कृतिक, तीसरा है संप्रेषण, और चौथा जो होता है वो स्वयं रूपांतरण प्रक्रिया। अब ये जो नियामक तंत्र जो है, मांग का नियामक तंत्र, ये क्या करता है, ये कि व्यवस्था में ज्यादा मांग नहीं आ जाए। अगर ज्यादा मांग व्यवस्था में आ गई तो व्यवस्था में क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, व्यवस्था अवरुद्ध हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तनाव ना आए, मांगे जो है संतुलित रूप में व्यवस्था तक पहुंचे। एकाएक इधर से भी मांग आ रही है ऐसा करो, उधर से दूसरे समुदाय की मांग आ रही है, इधर से तीसरे समुदाय, चौथे समुदाय, और हर तरफ से मांग उठने लग जाए तो व्यवस्था में तनाव आ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये 4 नियामक तत्व बताता है जिनके आधार पे मांगों को क्या है, स्थिर किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और इस प्रकार व्यवस्था में तनाव ना आए। दूसरी ओर अगर मांग कम आ रही है तो व्यवस्था में किस प्रकार का संकेत दे रही है कि व्यवस्था अब क्या है, पतन की ओर जा रही है। तो इस प्रकार की चर्चा जो है यहाँ पे डेविडेशन के द्वारा इस सिद्धांत के माध्यम से की गई थी। और इस क्लास के माध्यम से अपन ने निरंतर प्रवाह का सिद्धांत, मांग के नियामक तत्व, निरंतर प्रवाह का की थ्योरी इसी परिभाषा के तौर पे, उस डायग्राम को अपन ने इस क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझे। अगली क्लास में अपन मिलते हैं एक नए सिद्धांत के साथ। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।